अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फरहान सईद के आने वाले नए इंटरव्यू के बारे में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को ऐसे कह दिया, भाई ऐसे ही समझ लें, साफ अल्फाज में उनकी इंसल्ट करके रख दी। और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाया तो इनमें से किसी एक को भी अपने प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द भी घूमने नहीं दूंगा। सॉरी यार, मेरा असल में उनकी वाइफ का जहन में आ रहा था। खैर, ऐसा क्यों कहा फरहान सईद ने, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था टिच बटन। उस फिल्म में उन्होंने लिया था सोनिया हुसैन, फ़िरोज़ खान और ईमान अली, और उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनमें से ज़िंदगी भर कभी दोबारा किसी को अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट में कभी नहीं लूँगा। अब ज़रा हैरान हो रहे होंगे आप, क्योंकि ये पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। सोनिया हुसैन बड़ा नाम है, फ़िरोज़ खान बड़ा नाम है, ईमान अली बड़ा नाम है। लेकिन वो ये कहते हैं कि इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को तबाह करके रख दिया। उसकी वजह यह है कि जब हम काम कर रहे थे तो इन लोगों में से किसी एक ने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, किसी ने भी अपने काम पर मेहनत नहीं की, किसी ने एहसास नहीं किया कि यार ये जो हम फिल्म बना रहे हैं, इस फिल्म पर पैसा लग रहा है और इस फिल्म को बनाने के लिए उनको पे किया जा रहा है। मतलब फ़िरोज़ खान को तो उन्होंने किसी खाते में नहीं लिया। उन्होंने इस तरह कहा जैसे कि शायद उनकी फिल्म को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ उनका हो। ठीक है, अब देखिए, फरहान सईद जिन्होंने ये फिल्म बनाई और उर्वा ने मिलकर पैसा लगाकर जब ये फिल्म बनाई, तो उनके जहन में ये होगा ना कि यार हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर को लेते हैं और वो है फ़िरोज़ खान। और फ़िरोज़ खान को भी ये लगा होगा कि मेरे नाम पर ये फिल्म धड़ाधड़ सुपर डुपर हिट जाएगी, क्योंकि मेरे चाहने वाले तो अपना तन मन बेच के, अपनी स्कूटरी बेच के, अपने अंडे टमाटर कीड़े सब कुछ बेच के जाके फिल्म देखणगे। लेकिन हुआ ये कि फिल्म देखने कोई भी नहीं आया, किसी ने ये फिल्म नहीं देखी, और जितने लोगों ने देखी उसमें तो शायद उनके पैसे भी नहीं पूरे होंगे। अब वो ये कहते हैं कि किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन जो ईमान अली हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि ननकाना साहब में रिकॉर्डिंग थी तो हमने उन्हें कहा कि यार देखो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और वो कहती थी कि नहीं, मैं सिर्फ पीसी में ही रहूँगी, मैं ठंड में इस तरह नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम आपको कंफर्टेबल रखेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन ईमान अली वो कहती हैं कि भाई मैं पीसी तो तल्ले ते सोच ही ना। अब ज़ाहिर है फरहान की और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो ख़ुद भी कहते हैं कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई देखें, अब ज़ाहिर है पीसी में ठहराना, पीसी में से लेकर आना जाना, ये वो सफ़र सब कुछ वो एक फ़िल्म के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने कहा कि कुर्बान जाऊँ मैं पुराने एक्टर्स पर, जिस तरह से कभी खान का उन्होंने कहा, सुहेल अहमद साहब का कहा, कहते रात के 12 भी बज जाते थे तो वो कहते थे कोई मसला नहीं, करो काम करो, बनाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी खान साहब और सुहेल अहमद और जितनी स्पोर्टिंग कास्ट थी, सब ने साथ दिया, सब ने मेहनत की, सब ने प्रमोट करने के लिए कोशिश की, सब कुछ किया। लेकिन जितने बड़े एक्टर्स थे सब के सब ने तबाह कर दिया। और आपको पता होगा, याद होगा कि सोनिया हुसैन ने भी एक दफ़ा कहा था कि मैं उर्वा पे और फरहान पे केस कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे पैसे देने हैं। अब वो ज़ाहिर है उस फिल्म के पैसे थे, खैर बाद में राजीनामा हो गया, उन्होंने पैसे भी दे दिए। लेकिन मसला ये है कि फिल्म पे जब आपको कास्ट किया गया तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए थी। चाहे वो कहते हैं कि वो फिल्म हिट होनी थी, लेकिन इसलिए नहीं हुई कि हमारे साथ सीनियर जितने बड़े एक्टर्स थे जो मेन किरदार कर रहे थे, उनमें से किसी एक ने भी साथ नहीं दिया। बहरहाल, अब आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ देखकर मुझे लगता है कि यार ऐसा नहीं है कि अगर आप फ़िरोज़ खान को कास्ट कर लेंगे तो चीज़ आपकी सुपर डुपर हिट जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता और ये मुमकिन भी नहीं है। ठीक है, और इन चीज़ों को देखते हुए मुझे यूँ लगता है कि जिन लोगों के दिमाग में होता है कि यार हमारी वजह से चल रहा है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको देखने को मिलता है कि यार मेरी वजह से बस। ठीक है, और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, उस फिल्म के बाद ना मैंने फ़िरोज़ को कभी फरहान के साथ, ना कभी उर्वा के साथ, किसी के साथ नहीं देखा, और ना ही इनके बारे में बात करते हुए देखा, और ना ही इन लोगों को कभी उनके साथ देखा। तो मुझे ये बात साफ पता चलती है कि उस वक्त में
क्या लड़ाइयाँ हुई होंगी और कितनी मुश्किल से वो फिल्म कंप्लीट हुई होगी। तो मुझे यूँ लगता है कि आप फिल्म के लिए ऐसे लोगों को कास्ट करें जो बहुत ही प्रोफेशनल हो, काम के मामले में प्रोफेशनल हो, और जो आपको अपना पूरा टाइम दें और आप अपना इतना पैसा लगा रहे हैं तो अपने पैसे को रिकवर करने के लिए आप उन लोगों को कास्ट करें जो आपकी फर्माबरदारी में हो। फर्माबरदारी से मुराद नहीं है कि आपके गुलाम हो, लेकिन आपके साथ चलने वाले हों, अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दें। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब आप करोड़ों रुपए की फिल्म बनाते हैं तो उसको प्रमोट करवाएं इन्फ्लुएंसर से। जब आप अपना प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंसर से प्रमोट कराएंगे, मेरे को पावे ना कराओ, लेकिन जिस मर्जी को कराओ, आपका प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जितनी भी बातें मैंने की, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मतीरा के बारे में। तो मतीरा ने एक रैंप पर वॉक की है भाई, फैशन शो किया है। तो उस फैशन शो का नाम रखा गया है मवेशी मंडी। भाई जिस फैशन शो में मतीरा ने वॉक की है, उस फैशन शो को अब फैशन शो नहीं कहा जा रहा, बल्कि सोशल मीडिया पर उसको मवेशी मंडी कहा जा रहा है। अब मवेशी मंडी यार नहीं कहना चाहिए था। खैर, मतीरा को भी रैंप पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अगर मतीरा की बात करें तो मतीरा के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो आते हैं रैंप पे वॉक करने। लेकिन मतीरा को लेकर मवेशी मंडी का नाम देना मेरा ख्याल है बड़ा ही अजीब सी बात लग रही है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जिस बंदे ने भी इस बात को फैलाया है वो बहुत गलत किया है। अच्छा खैर, ये मैं ज़रा आपको बताता चलूँ कि मतीरा जो है वो बेसिकली वो मॉडल ही थी, बहुत स्लिम स्मार्ट थी। खैर, वो फिज़िक के बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं उनकी बॉडी को लेकर, पहले से लेकर अब तक। तो ये तो मॉडल्स में ये चीज़ें, इस तरह की बॉडी, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं बात असल में ये करना चाहता हूँ कि पहले वो मॉडल ही थी, उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ मॉडलिंग से ही किया था। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, मतीरा को ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जाता है। किस तरह से एक बहुत बड़े हमारे डिज़ाइनर हैं पाकिस्तान के, जो आजकल जमा तकसीम में भी नज़र आ रहे हैं, दीपक परवानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि यार ये आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, जब मतीरा ने शो के दौरान उनके कपड़े उतर गए और यूं लगा कि ये अचानक से हो गया और मतीरा नंगी हो गई। तो वो कहते हैं कि ये जितने भी इस तरह के स्टंट होते हैं या जिस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, वो सब कुछ जानबूझ के किया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि वो वायरल हो जाए, सस्ती शोहरत। और वो कहते हैं कि वो लड़कों के साथ भी होता है, लड़के भी ऐसा कर लेते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि वो जानबूझकर, ये जो आप देखते हैं ना, गिर गई यार, जिस तरह ये गिर गया स्क्रिप्ट। खैर, वो कहते हैं कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि लड़की गिर गई स्टेज पर और फिर वो उठी और चलने लगी, जूता अपना ऐसे उठा लिया, या शर्ट उतर गई, या पूरे कपड़े उतर गए और सिर्फ थोड़े से रह गए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ज़्यादातर वो जानबूझकर करती हैं ताकि वो वायरल हो और किसी न किसी तरह से वो हाइलाइट्स में आ जाए, ख़बरों की ज़ीनत बन जाए, किसी न किसी तरह से लोग उनको देखने लग जाएं। तो वो कहते हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। तो इसी तरह से फिर मवेशी मंडी भी हो सकता है पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया हो कि मतीरा को रैंप पर लाते हैं। भाई मतीरा जब आएगी ना तो भाई वाह वाह हो जाएगी। तो वाह वाह हो गई फिर मतीरा की। बहरहाल आपको क्या लगता है, मतीरा एक अच्छी मॉडल है, स्लिम स्मार्ट, कैसे लगे? और मैं उठ के तो यार, मैं इधर तक नज़र आता हूँ, बाहर जब कोई मुझे मिलता है तो कहते सुमैर भाई वीडियो में तो आपका पेट नहीं आता, बिल्कुल स्मार्ट नज़र आते हैं, क्योंकि पेट में दिखाता नहीं हो। बहरहाल यार, इतना भी ज़्यादा मतीरा को वो ना करें, बेचारी कहीं गुस्से में आके स्मार्ट ही ना हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर जितनी भी मोटी औरतें हैं उनसे वॉक करवाई जाए और उन्हीं को मॉडल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं टिकटॉकर वर्दा मलिक के बारे में। वर्दा मलिक ने कहा है कि मैंने जो पॉडकास्ट किया था, उस पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत ही पहले तो वो शख्स, मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो कहते हैं कि मेरे नाम पर लोग बातें करते हैं, व्यूज़ हासिल करते हैं, ये वो। मैं ठीक है, पॉडकास्ट वो कर रहे हैं ये वो, लेकिन जिस तरह के वो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो पॉडकास्ट नहीं है, वो बल्कि खुली कचहरी है, ठीक है। तो वर्दा मलिक ने ये कहा कि भाई मैं उनके पॉडकास्ट में गई तो पहले तो वो मेरी मिन्नतें करते रहे। जब मैं उनके पॉडकास्ट में गई तो उन्होंने मुझे अजीब व गरीब लोगों को सामने बिठाकर, मर्दों के सामने बिठाकर मुझे रुस्वा किया, मुझे जलील कर दिया, ठीक है। अब नए पॉडकास्ट में वो ये बात कर रही हैं, लेकिन जब उन्हीं के पॉडकास्ट में ये पूछा गया कि आपको हमारे
सवालात कोई इखलाक से गिरे हुए तो नहीं लगे। उन्होंने कहा वो वाला सवाल तो लगा, लेकिन आपका अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे फ़लाँ बड़ा पसंद आया। वहाँ बैठकर आप तारीफ़ कर रही थी, जब आप दूसरे पॉडकास्ट में जाती हैं तो कहती हैं कि उस बंदे ने मुझे जलील कर दिया। पहली बात यह है कि आप लोग जब पहले से देख रहे हैं कि उनके सवालात चीज़ें इसी तरह के, उनके शो का पैटर्न ही यही है कि भाई जो बंदा आएगा उसको हमने नंगा करना है, ठीक है। तो जब कोई बंदा उनके शो में आता है उसको वो नंगा करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत थी उनके शो में जाने के लिए? उससे पहले कितने शोज़ ऐसे आ चुके थे जिनमें लोग ये कह रहे थे कि साहब जो हैं वो बदतमीज़ी वाले सवालात करते हैं और सवाल भी खुद करते हैं, जज भी, मुनसफ भी, सब कुछ खुद बन जाते हैं। तो जब आपको ये पता था तो आप गई क्यों? और फिर अपने आप को आपने खुद गिराया। आपने कहा कि रोजी रोटी के लिए क्या 20,000 रुपये की जॉब करती? आपने उन लड़कियों को डिग्रेड किया जो 20,000 रुपये की हक हलाल की नौकरी करके अपना घर चला रही हैं, इज्जत से चला रही हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि 20,000 की नौकरी, 25,000 की नौकरी करके इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजारे, तो आपने उन लड़कियों को भी गलत रास्ते पर लाने की कोशिश की, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जितने जानने वाले टिकटॉकर्स, जितने भी हम दोस्त हैं, सब ने ये फैसला किया है कि अब हम कभी भी इसके शो में नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। जिस तरह से नादिर अली को, आपको पता है नादिर अली एक पॉडकास्ट के लिए सुना है कि 1,00,000 1.5 लाख रुपए 1 घंटे का दे देते थे। और जाहिर है कौन सा एक्टर है जो इनकार करेगा, जिसको पता हो कि यार जाना है 4 सवालों के जवाब देने और 1 लाख रुपया मिल जाएगा, तो कौन नहीं जाएगा। लेकिन अब देख लें कि सबने ऐसे कर लिया है कि कोई भी बड़ा स्टार नादिर अली के पॉडकास्ट में नहीं जाता, क्योंकि सवालात ऐसे होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखकर फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको 5 लाख रुपए दें तब तो आप चली जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, 5 लाख के लिए मैं अपने आप को जलील करवाऊंगी, मैं अपने आप को रुसवा करवाऊंगी। बात यह है कि जब आपको लगेगा, कहते हैं कि वो बुलाने से पहले ऐसी बातें करते हैं कि लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा प्रोग्राम होगा, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आप जलील हो जाते हैं। खैर मुझे यूँ लगता है कि शायद कुछ अरसे के, अभी तक तो खैर उनके प्रोग्राम में बड़े स्टार्स तो नहीं आते, टिकटॉकर्स ही आते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई स्टार उनके प्रोग्राम में नहीं आया और मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में आएगा भी नहीं। और उनको जो शोहरत मिली है वो बेसिकली इन्हीं टिकटॉकर्स की वजह से ही मिली है। तो उनको अपना प्रोग्राम इस तरह से लेके चलना चाहिए कि लोगों को देखने में अच्छा लगे। अब लोग कहते हैं कि अच्छा प्रोग्राम करें, अच्छा प्रोग्राम आप जितना मर्जी कर लें उसके व्यूज़ नॉर्मल ही होंगे। जिस प्रोग्राम में आप लड़ाई डालेंगे, चटपटा करेंगे, अजीबोगरीब सवाल करेंगे, उसके व्यूज़ धड़ाधड़ ऊपर जाएंगे। बहरहाल अब इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि कब तक वो प्रोग्राम चलेगा और कब तक नहीं चलेगा और कौन आएगा और कौन नहीं आएगा? मुझे लगता है कि अगर ऐसा सिलसिला रहा तो ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद नॉर्मल से लोग रह जाएंगे जो शायद उनके प्रोग्राम में आना चाहें। ज़्यादा वो लोग नहीं आएंगे जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम, मेरी बातें पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।